शुरू होने जा रहा है देश का सबसे बड़ा मुकदमा, आपकी अदालत, रजत शर्मा के साथ। नमस्कार, आपकी अदालत में आपका स्वागत है। आपकी अदालत में आज पेश करेंगे एक ऐसी शख्सियत को जिसे बहुत कम उम्र में एक बड़े राज्य का मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला। 1 साल उनके मुख्यमंत्री बने हुए पूरा होने वाला है, लेकिन उनके ऊपर कंट्रोवर्सीज की भरमार है। बहुत सारे सवाल हैं जनता के सामने। प्लीज वेलकम महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। आपकी अदालत में आज हमने जज के तौर पर आमंत्रित किया है जानी मानी पत्रकार नीरजा चौधरी को। और इससे पहले कि आपकी अदालत में आज का मुकदमा शुरू करें, आज की जज नीरजा चौधरी की इजाजत चाहेंगे आज की कार्रवाई शुरू करने के लिए। कार्यवाही शुरू की जाए। और इससे पहले मैं इल्जामात और सवालात का सिलसिला शुरू करूं, एक नजर डालेंगे देवेंद्र फडणवीस के पॉलिटिकल करियर। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपना राजनीतिक जीवन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से शुरू किया। देवेंद्र फडणवीस बीजेपी में शामिल होने के बाद नागपुर में वार्ड अध्यक्ष बने। 2 बार नागपुर के सबसे कम उम्र के मेयर बने। अपनी मिलनसारिता और संवाद कौशल के बल पर देवेंद्र फडणवीस 4 बार विधायक चुने गए। 2013 में देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र प्रदेश बीजेपी का अध्यक्ष बनाया गया। देवेंद्र फडणवीस की लीडरशिप में बीजेपी ने लोकसभा और फिर विधानसभा चुनावों में भारी सफलता हासिल की। पिछले साल अक्टूबर में देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री चुने गए। साल भर में देवेंद्र फडणवीस को विरोधी दलों के साथ साथ अपनी सहयोगी शिवसेना के वार भी झेलने पड़े। देवेंद्र फडणवीस लगातार चर्चा में बने रहे। आपकी अदालत में देवेंद्र फडणवीस अपना मुकदमा खुद लड़ेंगे। तो मुकदमा शुरू करते हैं। आपकी अदालत में पहला इल्जाम महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर। आपकी अदालत में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर आरोप है कि ये शिवसेना की भावनाओं का सम्मान नहीं करते। देवेंद्र जी, ये 27 जून 2015 का सामना अखबार है, शिवसेना का मुखपत्र। उन्होंने लिखा कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इतने सक्षम हैं, कोई कितने भी आरोप लगा ले, कितना भी शोर मचा ले, फिर भी मुख्यमंत्री डरे बिना, थके बिना चैन से नहीं बैठेंगे। विदर्भ का ये बहादुर इनमें से किसी मामले में अपनी पीठ मिट्टी में नहीं टिकने देगा। महाराष्ट्र को एक समर्थ मुख्यमंत्री मिला। अब आपकी तारीफ के उन्होंने बुरे कतीदे काढ़े हुए हैं, और 3 महीने बाद ही आपने उनके कार्यकर्ताओं के पीछे पुलिस छोड़ दी। जिस समय आप एक शासक के रूप में बैठते हैं, उस समय आपको राजधर्म का पालन करना पड़ता है। अभी जो कार्यक्रम मुंबई में हुआ, जिसके आपने बात की, जिस समय कोई वैलिड वीसा के ऊपर हमारे देश में आता है और कोई लीगल कार्यक्रम करता है, तो उसके विचार आपको ठीक लगे या न लगे, सरकार को उसको प्रोटेक्शन देना पड़ता है। देवेंद्र जी, आपने किसको प्रोटेक्शन दी? उस मुल्क से आए थे, पाकिस्तान से आए थे, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर रह चुके थे कसूरी साहब, जिन्होंने 26/11 करवाया मुंबई पर, जिसने मुंबई के मासूम लोगों की जान ली, जिन्होंने हमारे देश में आतंकवादी भेजे, उनको आप प्रोटेक्शन दे रहे हैं? उनके लिए राजधर्म बचा है आपके पास? बिल्कुल नहीं। देखिए, ये राज शिष्टाचार का मामला है। मैं आपको उल्टा सवाल कहता हूँ कि हमारे शिवसेना के जो संजय राउत जी है, ये पिछले समय जब यूपीए की सरकार थी तो एमपीज़ का डेलीगेशन पाकिस्तान में गया था
और उस डेलीगेशन को पाकिस्तान ने हॉस्पिटैलिटी दी थी, उस डेलीगेशन को पाकिस्तान ने सुरक्षा दी थी। तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो डेलीगेशन प्रो पाक था? बिल्कुल नहीं साहब। और जहाँ तक राष्ट्रवाद का सवाल है, हम तो राष्ट्रवाद जीते हैं, हम केवल बोलते नहीं है। मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो 2 बार कश्मीर में लाल चौक पर जिस समय आतंकवादी कहते थे तिरंगा नहीं लगाने देंगे, पहली बार विद्यार्थी परिषद के तत्वावधान में हम तिरंगा लगाने वहाँ पर गए, हमको पुलिस ने वहाँ पर अरेस्ट किया, तो दिल्ली में आकर धरना दिया और उस समय के प्राइम मिनिस्टर को हमने तिरंगा दिया कि हमारे देश में तिरंगा नहीं लगेगा, ऐसे कैसे होगा, आप जाकर तिरंगा लगाइए। दूसरी बार मुरली मनोहर जोशी जी के तत्वावधान में हमने कहा कि हमारे देश में तिरंगा नहीं लगेगा, ये कैसे होगा, और हम सब लोग साहब, पहली बार जब मैं कश्मीर गया 18 साल का था, दूसरी बार गया 21 साल का था। तो इसलिए राष्ट्र प्रेम जो है वो तो हमारी रगों में। अगर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भारत में आते हैं, हमको पसंद नहीं है, उनके विचार तो बिल्कुल पसंद नहीं है, और जहां तक हमारा तो खून खौलता है जिस प्रकार से हमारे मुंबई पर और देश पर उन्होंने हमला किया, लेकिन राज शिष्टाचार अपनी जगह होता है। अगर वो भारत में आते हैं तो उनको आपको प्रोटेक्शन देना पड़ता है, क्योंकि ये बनाना रिपब्लिक नहीं है। हमारा भारत जो है ये दुनिया में अपनी साख रखने वाला एक डेमोक्रेटिक नेशन है। यहां पर जो चुनी हुई है सरकार है उसकी चलती है, पाकिस्तान में उसकी नहीं चलती, पाकिस्तान में ISI की चलती है साहब। और इसलिए यह फर्क पाकिस्तान और भारत में है, और इसलिए आपके मन में हो चाहे न हो, जिस समय, और ये आज का नहीं है, सदियों से ये नियम है कि शत्रु राष्ट्र का भी व्यक्ति जब राष्ट्र शिष्टाचार के लिए आता है तो आपको उसको प्रोटेक्शन देना पड़ता है। कैसा शिष्टाचार है देवेंद्र जी? ये कैसा शिष्टाचार है? जिस मुंबई पुलिस के अफसरों को पाकिस्तानी आतंकवादियों ने मारा, जिस मुंबई पुलिस के लोगों के उन्होंने बेगुनाहों की जान ली, उस मुंबई पुलिस के जवानों को आप तैनात करेंगे, इनकी सुरक्षा करिए, कसूरी साहब की सुरक्षा करिए। देखिए, कसूरी दिल्ली में आए, सुरक्षा देनी पड़ी, मुंबई में आए, सुरक्षा देनी पड़ेगी। मैं तो ये कहता हूं कि अगर ये हंगामा नहीं होता तो ये कौन कसूरी है और कब आए और कब चले गए किसी को पता ही नहीं होता। हमने तो उनको बड़ा बना दिया साहब, पूरी दुनिया में हमने बताया। और इसलिए मुझे लगता है कि देखिए, इस देश में मैं नहीं मानता कि पाकिस्तान के प्रति प्रेम होने वाला एक भी व्यक्ति होगा। इस देश में जिस प्रकार से पाकिस्तान जिस प्रकार की कार्रवाइयां करता है उससे भारत का हर व्यक्ति आहत है। और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि हमारा जो विरोध है वो विरोध सही जगह होना चाहिए, सही ढंग से होना चाहिए। और जिस समय कश्मीर में तिरंगा नहीं लहराता वहां जाके तिरंगा लहराना ये देशभक्ति है। केवल एसी केबिन में बैठकर हम लोग बात करें और 2 चीजें लिख दे, इससे राष्ट्रभक्त नहीं बनता आदमी। आपने अपना राजधर्म निभाया, शिवसेना ने भी अपना धर्म निभाया। उनको लगा कि ये आदमी सुधीन कुलकर्णी ऐसे व्यक्ति का सम्मान कर रहा है जिसने भारत का अपमान किया था, तो उन्होंने उसका मुंह काला कर दिया। इसमें क्या गलती है? नहीं, वो उनकी विचारधारा होगी, उन्होंने किया। तो सरकार को जो काम करना है या पुलिस को जो काम करना है वो कर रहा। जिस समय हम भी राष्ट्रभक्ति से प्रेरित होकर आंदोलन करते थे, पुलिस हम पर कार्रवाई करती थी, क्योंकि पुलिस का काम ही है, जहां पर कानून व्यवस्था का उल्लंघन होता है वहां पर पुलिस अगर कार्रवाई नहीं करेगी तो कल आप ये कहेंगे कि यहां पर तो रूल ऑफ लॉ ही नहीं है, पुलिस का राज ही नहीं है। और इसलिए देखिए, तो उनका कहना है कि हमने लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन किया। मुंह काला करना तो लोकतांत्रिक तरीका है उनके हिसाब से। अगर वो लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन करते तो हम उनको पूरी परमिशन देते, और वो जहां प्रदर्शन करते उसको भी हम सुरक्षा देते, क्योंकि लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन करना हर एक का अधिकार है। और लोकतांत्रिक तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ कोई प्रदर्शन करे तो उसमें हमको खुशी है, कोई दुख नहीं है। देखिए, उनका कहना यह है, देवेंद्र जी, गुलाम अली को शिवसेना ने नहीं आने दिया, अपना कॉन्सर्ट नहीं करने दिया, यह भी आपको बुरा लगा? देखिए, सवाल यह है कि गुलाम अली कभी भी भारत विरोधी एक्टिविटी में रहे नहीं, वो गायक है। और देखिए, अगर हम लोगों ने सारा इतिहास देखा होगा तो कल्चरल एक्सचेंजेस हमारे हमेशा चले। आप तो जानते होंगे, आज हमारी जो भारत की फिल्में हैं, हमारे यहाँ जितना बिजनेस करते हैं उससे ज़्यादा बिजनेस वो पाकिस्तान में करती है।
और वो फिल्में वहाँ पर चलती है। और इसलिए मुझे ये लगता है कि हर व्यक्ति को अब अगर गुलाम अली ये किसी भारत विरोधी एक्टिविटी में लिप्त होते तो उनका विरोध करना ठीक है, पर केवल वो पाकिस्तान के नागरिक है। फिर ये डबल स्टैंडर्ड्स क्यों होते हैं कि गुलाम अली के लिए एक स्टैंडर्ड और किसी और गायक के लिए दूसरा स्टैंडर्ड? और भी गायक आकर पाकिस्तान से मुंबई में कॉन्सर्ट करते हैं, गाना गाते हैं, उनको वहां पर परमिशन मिलती है, उनका कोई विरोध नहीं करता। मुझे लगता है कि देखिए, विरोध किस चीज का होना चाहिए और कहां होना चाहिए ये हम लोग तय करें। देखिए, शिकायत इसलिए है कि भारत के जो गायक हैं, भारत के जो आर्टिस्ट हैं, चाहे वो लता मंगेशकर हो, चाहे वो अमिताभ बच्चन हो, इनको तो परमिशन नहीं देते, इनको तो पाकिस्तान वीजा नहीं देता। हमें उनके आर्टिस्ट को वीजा भी देना है, उनको कॉन्सर्ट भी करना है और ताली भी बजानी है। नहीं, मेरे हिसाब से तो भी मेरे पास फिल्म इंडस्ट्री के सारे लोग आए थे और उन्होंने कहा कि जितना बिजनेस हमको पाकिस्तान में आज मिल रहा है और हमारी फिल्में जितनी वहां पर चलती है, जितने कार्यक्रम हमारे वहां हो रहे हैं, उन्होंने कहा उतने भारत में उनके नहीं होते। और इसलिए मुझे लगता नहीं है कि इस प्रकार के कल्चरल एक्सचेंजेस पे कोई रोक है। लेकिन ये तो सच है ना, हमारे जो गायक हैं उनको पाकिस्तान में कॉन्सर्ट करने की इजाजत नहीं है, उनको वीजा नहीं मिलता। मुझे तो ऐसा लगता नहीं है, पर जहां तक गुलाम अली का सवाल है, ये आज ही बात क्यों उठी? पिछले 30 सालों से गुलाम अली जी भारत में आते हैं, मुंबई में भी आते हैं, पिछले साल भी आए थे, पिछले साल भी उनका कॉन्सर्ट हुआ। तो हमेशा वो आते हैं, उनका कॉन्सर्ट होता है, लोग उसमें जाते हैं, हमारे बड़े बड़े नेता उसमें जाते हैं, सारे पार्टियों के नेता, एक भी पार्टी छूटी नहीं कि जिसका नेता उसमें गया नहीं है। शिवसेना के लोग सारे पार्टियों के नेता जाते हैं, कभी ना कभी सभी गए हुए। और मैं तो ये कहता हूँ, देखिए, जहाँ तक शिवसेना का सवाल है, बाला साहब ठाकरे जी जो थे ये कलासक्त थे और कला की उनको इतनी पहचान थी कि कलाकारों के बारे में बाला साहब ने कभी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया। और आज भी अगर बाला साहब होते तो कसूरी के बारे में तो उनकी भूमिका यही होती, पर गुलाम अली के बारे में उनकी भूमिका होती ऐसा मुझे नहीं लगता। तो कम से कम कसूरी के बारे में शिवसेना की जो भावना है उनका सम्मान कर लेते आप। हमारा उनसे तीव्र भावना हमारी है, सिर्फ भावना को व्यक्त किस प्रकार से किया जाना चाहिए इसके ऊपर हमारे डिफरेंसेस है। अच्छा, क्या करते बताइए? मुंह काला ना करते तो क्या करते वो प्रदर्शन करने के लिए? क्यों प्रदर्शन कर सकते थे, उसका खिलाफत कर सकते थे, और उन्होंने जो बयान दिए हैं उन बयानों को लोगों के सामने ला सकते थे, उनका निषेध कर सकते थे, उनको काले झंडे दिखा सकते थे। क्या आपको लगता है कि शिवसेना के दिल में आपके लिए अब वो जगह नहीं है जो पहले थी? नहीं जी, ये तो सारी चीजें 25 साल से हमारे साथ में चलती है। हम तो ऐसे दोस्त हैं कि जो एक दूसरे को पूरे तरीके से जानते हैं, और इसलिए 25 सालों में हम झगड़ते हैं, फिर साथ में आते हैं, फिर झगड़ते हैं, फिर साथ में आते हैं, क्योंकि हमारा झगड़ा ये इश्यूज के ऊपर है। उद्धव ठाकरे कहते हैं कि जो नई सरकार है वो नई बहू की तरह होती है। थोड़े दिन तो सास के साथ ठीक चलती है, लेकिन साल भर बाद सास के साथ झगड़ा होने लगता है। भाई, जिस पार्टी की सरकार होती है वो पार्टी तो माँ बाप का काम करती है। मेरा तो कहना है, सास बनो मत। क्यों सास बनना चाहते हो? जब आपको माँ बाप का दर्जा मिल रहा है तो सास का दर्जा क्यों लेना चाहते हो? उनको तो जो शिवसेना कुछ महीने पहले तक आपकी तारीफ कर रही थी, अब उनको इस बात की चिंता है कि देवेंद्र फडणवीस ने जो शपथ ली थी वो किस घड़ी में ली थी, उसकी जांच होनी चाहिए। देखिए, मैं एक बात आपको बहुत स्पष्टता से कहता हूं कि एक मेरा प्रिंसिपल है, पेपर में जो छपता है उसके ऊपर मैं ज़्यादा रिएक्शन नहीं देता, नेता जो कहते हैं उसके ऊपर मैं रिएक्शन देता हूं। और मुझे ये लगता है कि पेपर तो कभी तारीफ करता है, कभी गाली देता है, कभी अच्छा कहता है, कभी बुरा कहता है, उसके ऊपर क्या रिएक्शन देनी है? जो आज बुरा कह रहे वो कल अच्छा कहेंगे, जो कल अच्छा कह रहे वो परसों बुरा कहेंगे। इसकी चिंता करने का कारण नहीं। जब आप मन में लोगों का हित लेकर काम करते हो, और एक बात पक्की है, पूरी ईमानदारी के साथ अपनी ताकत जनता के लिए आपको खर्चा करनी है, तो ये सारी चीज़ें हमको बॉदर नहीं करती। मैं तो ये मानता हूँ मेरा फोकस तय है, 5 साल में महाराष्ट्र का कायाकल्प करके दिखाऊंगा।
लेकिन आजकल इस बात की चर्चा है कि शिवसेना अपनी सरकार से समर्थन वापस भी ले सकती है। देखिए, जिस समय लोगों के पास खबरें नहीं होती और अखबार में थोड़ी जगह बच जाती है तो ऐसी खबर छाप देते हैं। मैंने तो अखबार में पढ़ा कि दशहरे के दिन उद्धव ठाकरे ये ऐलान करने वाले हैं कि वो सरकार से समर्थन वापस लेंगे, आपकी सरकार गिरा देंगे। तो उसमें भी 2-4-8 दिन अखबार वाले निकाल ले, फिर 2-4 दिन इस बात पर निकाल ले कि भाई इनका कॉम्प्रोमाइज हो गया, फिर 2-4 दिन इस बात पर निकाल ले कि उद्धव जी ने क्यों नहीं बोला। लेकिन देवेंद्र जी, ये नहीं लगता ये बातें इसलिए पब्लिकली आती हैं क्योंकि तकरार तो है, कसूरी पर तकरार है, गुलाम अली पर तकरार है, दोनों पार्टियों की थिंकिंग में, विचारधारा में टकराव तो है। किसी एक आधी बात पर उनके विचार और हमारे विचार नहीं पटे तो क्या फर्क पड़ता है? फर्क उनको पड़ता है, आपको शायद नहीं पड़ता है। वो तो ठीक है। अभी मुझे लगता है कि ऐसी कोई सीरियस मोड़ पर हम आए हैं कि हम लोग अभी अलग हो जाएंगे, ऐसी परिस्थिति बिल्कुल नहीं है। जनता में जो लोग सवाल पूछना चाहते हैं, बीजेपी और शिवसेना का काफ़ी सालों से गठबंधन है। अगर आज की डेट में शिवसेना आपकी पार्टी से अलग हो जाती है तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा आपके ऊपर, आपकी पार्टी के ऊपर? आप इसके लिए प्रिपेयर हैं? मुझे बिल्कुल लगता नहीं कि हम लोग अलग होंगे। इन केस 5 साल हमारी सरकार चलेगी, आप चिंता मत कीजिए। आप श्योर हैं? 100%। सर, आए दिन मीडिया में आती हैं ये न्यूज़। ये सारी देखिए चीज़ें होती है रत्ती भर, बनाई जाती है बड़ी, पीछे क्या है वो तो हमको ही पता है। देखिए ये तो सच है ना कि जब चुनाव हो रहे थे, इतने सालों से गठबंधन था, तो आपने और शिवसेना ने अलग अलग चुनाव लड़ा जी, पर वापस साथ में आ गए। तो आप इसका मतलब है कि फिर लड़ेंगे फिर साथ आ जाएंगे। दो अलग अलग पार्टियां। मैं वही कहना चाहता हूं कि अगर सारी चीजें हमारे साथ में होती, सारे विचार समान होते, सारी पद्धतियां समान होती, तो दो पार्टियां क्यों होती, एक ही पार्टी होती। तो उद्धव ठाकरे ने ठीक कहा कि सास बहू की लड़ाई है, लड़ेंगे भी और एक ही घर में रहेंगे भी। मेरा ये कहना है कि उद्धव जी ने दशहरे तक मिनिस्ट्री में जो उनके मेंबर हैं, मिनिस्टर, उनका प्रोग्राम कैंसिल कर दिया है, पोस्टपोन कर दिया है, और वो दशहरे पर कुछ बतलाएंगे। ऐसा क्यों है? देखिए, अभी ये सारी चीज़ें आप प्रेस में पढ़ते हो और आपको लगता है कि सारी चीज़ें ऐसी कुछ हो रही है। परसों हमारी कैबिनेट की बैठक हुई। हमारी कैबिनेट की बैठक में शिवसेना के सारे मंत्री उपस्थित थे। कैबिनेट में जितने विषय उस दिन थे, उन सारे विषयों के ऊपर हमने एक मत से निर्णय किए। उसके बाद भी कैबिनेट के बाद जो हमारी इनफॉर्मल बैठकें होती है, वो बैठकें भी हमारी हुई है। और इसलिए आप ये दिमाग से निकाल दीजिए कि कोई 22 तारीख को उद्धव जी इस सरकार से कोई वो खींचने वाले हैं। ये सरकार कहीं नहीं जाएगी, ये सरकार 5 साल चलेगी। तो ये जो मीडिया में इतनी ज्यादा खबरें छपती रहती हैं जो सच नहीं होती है, तो उसका कुछ इलाज करेंगे आप? देखिए, इसका कोई इलाज नहीं हो सकता। ये लाइलाज है, ये ऐसा मर्ज है जो खुद अपना इलाज कुछ दिनों के बाद ढूंढ लेगा। जिनकी बहुत सारे इल्जाम मेरे पास में हैं। हम एक ब्रेक के रुकेंगे और ब्रेक के बाद इल्जाम और सवाल का एक और। आप अधिकार की बात कर रहे हैं। दादरी में एक छोटे से गांव में एक व्यक्ति को अखलाक को सिर्फ इसलिए जान से मार दिया गया, उस पर शक था कि उसने बीफ खाया है, उसने गाय का मांस खाया है। ये क्या अधिकार है? नहीं, देखिए, ये बिल्कुल गलत बात हुई है। और मैं तो ये कहता हूं कि अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार का कार्य करता है तो मैं तो उसको हिंदू ही नहीं मानता, क्योंकि वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज मुकदमा चला रहे हैं महाराष्ट्र मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर। आपकी अदालत में अगला इल्जाम। आपकी अदालत में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर इल्जाम है कि ये अपना सांस्कृतिक एजेंडा थोपना चाहते हैं। देवेंद्र जी, जब आप सत्ता में आए थे तो आपने लोगों से वादा किया था गुड गवर्नेंस का, लेकिन आपकी सरकार तो फूड गवर्नेंस कर रही है। बीफ पर बैन लगा दिया, ये मत खाओ, वो मत खाओ। देखिए, पहली बात तो यह है कि गोवंश हत्याबंदी, इसको केवल बीफ बैन बोलना ये बहुत इनसेंसिटिव है, क्योंकि गाय तो जानवर है, वो बीफ थोड़ी है।
और जहाँ तक गौवंश हत्याबंदी के कानून का सवाल है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी संविधान में हर स्टेट को यह कहती है कि वो गौवंश हत्याबंदी का कानून करे। तो हम अगर संविधान के अनुरूप एक कानून बनाते हैं तो मुझे लगता है कि उस पर हमारा क्रिटिसिज्म नहीं होना चाहिए। और जहाँ तक बीफ का सवाल है, आपकी जानकारी के लिए आज भी हमारे देश में जो बीफ आता है या एक्सपोर्ट होता है, ये सारा बफेलो का है। और आज भी वो हमारे देश से एक्सपोर्ट हो रहा है, हमारे देश में आ रहा है, हमारे देश में उसका व्यवहार हो रहा है, व्यापार हो रहा है। ये जो गौवंश हत्याबंदी है, इसको कल्चर से मत जोड़िए। बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां पर गौ हत्या पर प्रतिबंध नहीं है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में स्टेट को ये कानून बनाना है, पर 25 राज्य ऐसे जिन्होंने किया भी है। लेकिन बीजेपी की सरकार आएगी महाराष्ट्र में तो ही ये काम होगा। देखिए, ये तो कानून कब पास हुआ था आपकी जानकारी के लिए, ये 15 साल पहले पास हुआ था और राष्ट्रपति जी के पास ये कानून रेटिफिकेशन के लिए पड़ा हुआ था। और राष्ट्रपति जी के यहाँ से लगातार पिछली सरकार को ये पूछा जाता था कि आपकी विधानसभा ने इस कानून को पास किया है, इसको हम रेटिफाई करना चाहते हैं, आपका क्या कहना है बताइए। लेकिन चूंकि वोटों की राजनीति भारी थी, अगर बैन कर देते तो शायद एक विशिष्ट समाज नाराज होता, अगर बैन नहीं करेंगे ऐसा कह देते तो शायद कोई दूसरा समाज नाराज हो जाता। और इसलिए इसको उन्होंने 15 साल तक राष्ट्रपति जी को जवाब ही नहीं दिया। हमारी सरकार को राष्ट्रपति जी ने पूछा, हमने कहा कि हमारी मान्यता है, विधानसभा ने इसको मान्य करके भेजा हुआ है और इसलिए इसको मान्यता देनी चाहिए, और इसको मान्यता मिली। आपकी तो विचारधारा को सूट करता है। नहीं, विचारधारा का सवाल ही नहीं उठता। देखिए, विचारधारा को अगर मेरी सूट करता है तो संविधान की भी सूट करता है। तो क्या मेरी विचारधारा संविधान से अलग होनी चाहिए? अगर संविधान यह कहता है कि इस प्रकार का कानून बनना चाहिए, तो संविधान के ऊपर क्या आप आरोप लगाओगे कि ये सांस्कृतिक दहशतवाद है? क्या आप संविधान को ये कहोगे कि सांस्कृतिक एजेंडा आप थोप रहे हो? व्यावहारिक बात हमने संविधान के अनुरूप काम किया तो भी आप हमको कहोगे गलत कर रहे, और संविधान के खिलाफ किया तो आप तो जेल में डाल दोगे। तो करे क्या? मैं तो व्यावहारिक बात कह रहा हूं। चाहे वो गाय हो या बैल हो, जब वो बूढ़े हो जाते हैं तो किसान पर बोझ बन जाते हैं। इसलिए अगर उनको भेजा भी जाए कसाई खाने में तो क्या आपत्ति है? देखिए, पहली बात तो यह है कि एक ये लोगों में बड़ी भ्रांति है कि गाय और बैल ये बूढ़े होने के बाद किसान उसको कत्ल खाने में भेजता है। देखिए, किसानों के, मैं खुद किसान हूँ, मेरे घर गाय बैल सारे हैं। किसानों के लिए ये जो गाय बैल होते हैं ना, ये उनके बच्चों की तरह होते हैं। और ये गाय बैल जो जिंदगी भर, और गाय तो मरने तक आदमी को देती है, वो दूध देती है, वो गोबर देती है, हर चीज़ में वो देती है, इतनी चीज़ें वो देती है। और इसलिए कोई किसान अपनी गाय या बैल को कत्ल खाने में भेजना नहीं चाहता। वो अपने गाय बैल पर उतना ही प्यार करता है जितना अपने बच्चों के ऊपर करता है। और इसलिए ये एक बड़ी बोझ तो बन जाता है ना। नहीं, बिल्कुल नहीं साहब, बिल्कुल नहीं। और मैं आपको कहता हूं, अभी जो कानून हमने तैयार किया है, इस कानून में हमने ये व्यवस्थाएं भी खड़ी कर रहे हैं हम लोग कि जिसमें अगर किसी किसान को अपनी गाय या बैल अगर बोझ लगता है तो हमको वो दे सकता है, उनका लालन पालन हम करेंगे। और महाराष्ट्र में इतने बड़े पैमाने पर ये लालन पालन हो रहा है। और आपको मैं आश्चर्य की बात बताता हूँ, कोई किसान देना नहीं चाहता, सब रखते हैं। इल्जाम ये लग रहा है कि ये बैन लगा के 5 लाख जो मुसलमान हैं जो इस कारोबार में लगे हुए हैं, कुरैशीज हैं, उनको नुकसान पहुंचाना चाहती है बीजेपी शिवसेना की सरकार। 70% ट्रेड जो है, जो कुरैशी समाज भी करता है, ये 70% ट्रेड ये बफेलो का है, ये गाय का है ही नहीं। और आपकी जानकारी के लिए गौ के ऊपर बंदी तो आज हमने नहीं लगाई, वो तो 70 साल से है गौ के ऊपर बंदी। अभी हमने गौवंश के ऊपर लगाई है। और इसलिए पहले से जो ट्रेड चल रहा है ये बफेलो का चल रहा है और उसके ऊपर कोई बंदी नहीं है। मैंने सुना कि आपकी सरकार अब तो चाहे वो बफेलो हो चाहे वो बकरा हो, सारे तरह के मीट पर बैन लगाने वाली है। देखिए, हम लोग तो साहब माफ कीजिएगा, हम लोग तो विक्टिम है मीडिया के। मतलब इस अदालत में कभी उनको भी बुलाइए और पूछिए। अभी आपने बहुत अच्छी बात मुझे पूछ ली,
तो मुझे दुनिया के सामने क्लैरिफिकेशन का मौका भी मिला। एक महाराष्ट्र में, मुंबई में 1995 में मुंबई की महानगर पालिका ने एक प्रस्ताव पास किया कि पर्यूषण पर्व में 2 दिन तक मीट कटिंग नहीं होगा। बिकेगा नहीं ऐसा नहीं था, पर जो हमारे कत्ल खाने होते हैं उसमें मीट कटिंग नहीं होगा। 95 से उन्होंने उसको लागू किया। 2004 में जिस समय कांग्रेस राष्ट्रवादी की सरकार थी, उन्होंने उस समय 2 दिन ये रहेगा ऐसा कहा था। कांग्रेस राष्ट्रवादी की सरकार ने 2004 में एक शासन निर्णय लिया, उसमें उन्होंने और 2 दिन उसमें बढ़ा दिए और उन्होंने कहा कि 2 दिन शासन की ओर से हम लोग मीट बैन करेंगे। तो कुल मिलाकर 4 दिन हुआ। अब हमारी सरकार आई, हमारी सरकार ने कोई निर्णय ही नहीं लिया। ये तो 2004 से लेकर 2015 तक हर साल 4 दिन का बैन चलता ही रहा, हर साल चला। हमारी सरकार आने के बाद अचानक एक दिन मैंने टीवी के ऊपर देखा कि सरकार ने मीट बैन कर दिया। मैंने कहा भाई मेरे पास तो फाइल ही नहीं आई, ये कैसे हो गया? तो मैंने फिर मेरे मिनिस्टर को पूछा, मैंने कहा साहब आपने कोई बैन किया है? बोले साहब हमारे पास तो फाइल ही नहीं आई। मैंने सेक्रेटरी को कहा, मैंने कहा यार आप ऐसे कैसे निर्णय ले सकते हो, ये सरकार का अधिकार है, आपने कैसे निर्णय ले लिया? उन्होंने कहा साहब ये हमने निर्णय नहीं लिया साहब, ये 2004 का निर्णय है, 2004 से लागू है और पता नहीं इसी साल इसके ऊपर ऑब्जेक्शन क्यों लिया जा रहा है। तो 2004 से महाराष्ट्र में जो निर्णय पिछली सरकार ने लिया, हमने न कोई निर्णय लिया, न किसी महानगर पालिका को पत्र भेजा। हमने पत्र भी नहीं भेजा कि भाई साहब ये निर्णय और इस निर्णय का आप उसको लागू कीजिए। जो हमने निर्णय नहीं लिया, जिसके ऊपर हमने लेटर नहीं भेजा, पूरी दुनिया में मीडिया ने यह चला दिया कि महाराष्ट्र में मीट बैन हो गया। साहब कभी उनको भी बुला के ये सवाल कीजिए कि पिछले समय जब हो रहा था तब उनको क्यों नहीं दिखा, और आज हमारी सरकार आई और सरकार ने निर्णय भी नहीं लिया, आपने हमको फांसी पे लटका दिया। देखिए मेरी जानकारी ये है कि मुंबई नगर निगम ने 4 दिन के लिए मांस की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया था, जो पहले से चल रहा था, लेकिन मीरा भाईंदर में 8 दिन के लिए ये रोक लगाई, जो आपकी सरकार के वक्त में हुआ। देखिए मीरा भाईंदर में 8 दिन की रोक लगी ही नहीं। आपकी जानकारी के लिए ये भी एक मीडिया का क्रिएशन कि एक पार्षद ने, सरकार ने नहीं, मीरा भाईंदर के एक पार्षद ने यह कहा कि मीरा भाईंदर में चूंकि जैन समाज बड़े पैमाने पर रहता है तो यहां पर 4 दिन से बढ़ाकर 8 दिन करना चाहिए। न उसके ऊपर उन्होंने निर्णय लिया, न उसके ऊपर सरकार ने निर्णय लिया, किसी ने निर्णय नहीं लिया। लेकिन हम जो बहुत तेजी से चलने वाले लोग हैं, ये सारे तेजी से चलने वाले लोगों ने उसकी न्यूज बना डाली कि 8 दिन का बैन हो गया और उसके लिए दूसरी बार हमको फांसी दे दी। साहब कम से कम हमारा क्राइम तो बताइए, हमने क्या किया तब फांसी दीजिए। आपका क्राइम तो सुप्रीम कोर्ट ने बताया। जस्टिस टीएस ठाकुर ने सुप्रीम कोर्ट में जब इस केस की सुनवाई हो रही थी तो उन्होंने कबीर को याद किया। उन्होंने कहा कबीरा तेरी झोपड़ी गल कटियन के पास, जैसी करनी वैसी भरनी, तू क्यों हो तो दास। जिसको काटना है गाय को काटे, जिसको काटना है बकरी को काटे, आपको क्या प्रॉब्लम है? देखिए हमको प्रॉब्लम नहीं, जो कानून से करेगा हमको प्रॉब्लम ही नहीं है। जो कानून में कीजिए। हमने कब कहा कि बकरी मत काटिए, बकरा मत काटिए? हमने तो कहा ही नहीं। आपने कहा 4 दिन मत काटो, 8 दिन मत काटो। हमने नहीं कहा साहब, हमारी पुरानी सरकार ने कहा, हमने नहीं कहा। वही आपने कहा भाई उनके कर्मों के लिए हमको क्यों फांसी देते हो? कर्म उनके, ये तो अगर कबीर जी को बताना पड़ेगा कि कभी कभी कर्म दूसरा करते और उदास हमको होना पड़ता है। अगर दूसरों ने ऐसे कर्म किए, आप तो उसको करेक्ट, बहुत सारी गलतियां पिछली सरकार की ठीक कर रहे हैं, ये भी ठीक कर लेते। देखिए उसकी कोई मांग ही नहीं आई थी। मैंने वही कहा कि हमने तो सीधा टीवी पर और पेपर में देखा कि ऐसा कुछ हुआ है। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने यह पूछा कि जानवरों पर जो दया कर रहे हैं वो साल में 4 दिन क्यों कर रहे हैं, पूरा साल क्यों नहीं करते? बिल्कुल ठीक है, उनकी बात भी कोई गलत थोड़ी है, लेकिन सवाल यह है कि ये क्यों किया गया? ये इसलिए किया गया कि उस समय, मैं सरकार को दोष नहीं देता, उस समय की सरकार को यह लगा कि चूंकि जैन समाज भी हमारे यहाँ पर रहता है, उसकी भी अपनी भावना है, वो अहिंसा की बात करता है, तो एज अ टोकन ऑफ रेस्पेक्ट हम इसको 2 दिन के लिए करें।
ऐसा उस सरकार को लगा, इसलिए और उन्होंने 2 दिन किया। के लिए भी देवेंद्र जी मटन और चिकन तो बंद कर दिया, लेकिन अंडे और फिश मिलते रहेंगे मार्केट में। बिल्कुल सही बात है। इसका कारण है, वो भी बड़ा मजेदार लॉजिक सामने आया। खैर ठीक है, आई विल नॉट बाय दैट लॉजिक कि भाई फिश को काटना नहीं पड़ता है, ये लॉजिक सामने लाया गया। लेकिन देखिए, अब ये निर्णय तो हमारा नहीं था, पिछली सरकार का निर्णय था, और पिछली सरकार ने लिए हुए निर्णय के ऊपर इतना ही था कि इस बार उस पर इतना विवाद हुआ, तो उस विवाद के चलते मुंबई महानगर पालिका ने एक ठहराव करके अपना जो बैन है उसको वापस ले लिया। तो अब आपकी सरकार मीट पर बैन लगाने का कोई प्लान नहीं कर रही है? 2-4 दिन की बात नहीं कर रहा, मैंने तो सुना है कि आपकी सरकार हर तरह के मीट पर महाराष्ट्र में बैन लगाने का प्लान बना रही है। मैं बिल्कुल साफ शब्दों में कहता हूं, महाराष्ट्र में किसी भी मीट पर कोई भी बैन लगाने का कोई प्रस्ताव हमारी सरकार के सामने नहीं है। और जिनको खबरें मिलती नहीं और जो खबरें मैन्युफैक्चर करते हैं, उनको मैं इतना ही कहना चाहता हूं, जरा अच्छी खबरें मैन्युफैक्चर कीजिए, जिसमें कोई तथ्य हो, ऐसी खबरें मैन्युफैक्चर कीजिए। ये खबर मैन्युफैक्चर नहीं हुई। महाराष्ट्र सरकार के एडवोकेट जनरल सुनील मनोहर 6 अप्रैल 2015 को हाईकोर्ट में उन्होंने कहा, अब जो एग्जैक्टली उन्होंने कहा मैं आपको बता देता हूं। वी हैव मेड ए स्टार्ट विद काउज, एट लीस्ट वी हैव मेड ए बिगिनिंग, द स्टेट माइट कंसिडर अदर मीट ऑल्सो। अब ये भी अब ये मैन्युफैक्चर्ड है। देखिए, बिल्कुल ये 100% मैन्युफैक्चर्ड है। ये क्यों मैन्युफैक्चर्ड है? जिस समय ये रिपोर्टिंग किया गया, इमीडिएट एडवोकेट जनरल ने उसका खुलासा किया कि ऐसा मैंने कोई कहा नहीं है, और जजमेंट आया, और जजमेंट में भी ऐसी कोई बात नहीं कही गई। और उसके बाद एडवोकेट जनरल ने वो जजमेंट सबको दिखाया, और उन्होंने कहा जो बात मैंने नहीं कही थी वो मीडिया ने मेरे मुंह में डाली। ये जजमेंट में देखिए, जजमेंट में एडवोकेट जनरल के सारे एवरमेंट्स आए थे, उसमें कहीं पर भी ये कहा नहीं गया था। लेकिन अदालत में तो ये पूछा जजेस ने एडवोकेट जनरल बिल्कुल से। नहीं पूछा साहब, वही मैं कह रहा हूं, कम से कम अदालत को तो छोड़ दीजिए। अदालत के नाम से इतनी झूठी चीजें क्यों प्रसारित करते हो? हम आपसे कह रहे हैं कि कम से कम लोग क्या खाए पिए उसको तो छोड़ हमने तो दीजिए। छोड़ ही दिया है, खाते रहिए, हमको कोई लेन देन नहीं है। आपकी सरकार का इंप्रेशन ये ऐसा है- क्रिएट हुआ है कि आप कभी कहते हैं कि बीफ मत खाओ, आप कभी कहते हैं मीट मत खाओ, कभी कहेंगे आप अंडा मत खाओ। आपका क्या करना इससे सब चीजों से? मेरा कहना इतना ही है कि इस सारे मामले में इंट्रोस्पेक्शन करने की हमको आवश्यकता नहीं है। जिन्होंने झूठी खबरें फैलाई, उन्होंने इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए। अच्छा बताइए, ये भी झूठी खबर है कि महाराष्ट्र में जो मुस्लिम भाइयों के लिए 5% एजुकेशन में रिजर्वेशन किया गया था, उसको कोर्ट ने रोक दिया। आप उसको दोबारा से लागू नहीं करना चाहते? मराठा रिजर्वेशन करना चाहते हैं और मुसलमानों के लिए नहीं करना चाहते? देखिए, दोनों के ऊपर कोर्ट का स्टे है। कोर्ट ने जो मुस्लिम रिजर्वेशन है, वो उसमें एक निर्णय ऐसा दिया, इंटरिम आदेश दिया, और इंटरिम आदेश में उन्होंने कहा कि हमारा अंतिम आदेश आने तक एजुकेशन में चल सकता है, लेकिन नौकरियों में नहीं चल सकता। और मराठा रिजर्वेशन के बारे में उसके ऊपर कंप्लीट बैन लगाया। तो दोनों जगह उन्होंने उसके ऊपर बैन लगाया। हमारी सरकार की ये भूमिका है और हमेशा रही है कि हमारे संविधान में धर्म के आधार पर रिजर्वेशन की कोई प्रोविजन नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी बार बार यह निर्णय दिया हुआ है। और इसलिए हमने ये कहा, हाईकोर्ट अपना फाइनल निर्णय दे दे, हाईकोर्ट जो निर्णय देगा उसके आधार पर सरकार काम करेगी। और इसलिए अभी हाईकोर्ट में ये केस चल रही है, मराठा रिजर्वेशन की भी चल रही है, मुस्लिम रिजर्वेशन की भी चल रही है, और दोनों के ऊपर हाईकोर्ट की स्थगिति है। अब देखिए देवेंद्र जी, पिछली सरकार धर्म के आधार पर 2 दिन 4 दिन मीट बैन करे, वो आप एक्सेप्ट कर लेंगे। पिछली सरकार धर्म के आधार पर रिजर्वेशन करे, मुसलमानों के लिए करे, वो आपको स्वीकार नहीं है। इसका कारण है कि आखिर बात संविधान की है। अगर संविधान में कोई चीज अलाउड है, तो वो चीज करना कि नहीं करना, 2 सरकारों की अलग अलग अभिप्राय हो सकते हैं, अलग अलग विचार हो सकते हैं। लेकिन जो चीज संविधान में है, या जिस चीज को संविधान मत करिए ऐसा कहता है, उस पर दो राय कैसी हो सकती है? जो संविधान में लिखा है वही हमको करना है। हमने शपथ ही वो ली है, हमने शपथ ये ली है कि संविधान के अनुरूप हम कार्य करेंगे। अब जब संविधान धर्म के आधार पर रिजर्वेशन नहीं कहता है, तो हम कैसे देंगे? अगर संविधान ये कहे
कि धर्म के आधार पर रिजर्वेशन देना चाहिए, या हाईकोर्ट ये कहे या सुप्रीम कोर्ट ये कहे कि धर्म के आधार पर रिजर्वेशन देना संविधान में लिखा है, तो इसका विचार किया जा सकता है, पर यह नहीं है। लेकिन पिछली सरकार ने तो किया था। पिछली सरकार ने, देखिए बेईमानी किसको कहते हैं, 15 साल ये सरकार में रहे, 15 साल मांग उठती रही, 15 साल में इन्होंने किया नहीं, और जाते जाते 3 महीने पहले असेंबली में भी नहीं लाया, 3 महीने पहले एक ऑर्डिनेंस निकाल लिया, क्योंकि उनको भी ये पता था कि अगर असेंबली में इसको लाएंगे तो संवैधानिक प्रश्न निर्मित होगा, संविधान के आधार पर इसकी स्क्रूटिनी होगी। उनको तो वोट लेने थे, अगर वोट की राजनीति के लिए वो ये नहीं करते तो बकायदा 15 साल सरकार थी, 15 सालों में 45 असेंबली के सेशन हुए। ये 45 असेंबली के सेशंस में से किसी भी एक सेशन में, और हर सेशन कोई 4 हफ्ता चलता है, कोई 3 हफ्ता चलता है, कोई 5 हफ्ता चलता है, इन सेशन के किसी भी दिन इस प्रकार का कानून लाते, उसके ऊपर चर्चा करते और ये कहते कि संविधान अनुरूप हम काम कर रहे हैं और इसलिए उसको किया जाए। ऐसा नहीं किया उन्होंने। चुनाव के 3 महीने पहले, जब कोई भी अधिवेशन नहीं था और नहीं हो सकता था, ऐसे समय एक ऑर्डिनेंस निकाल दिया। ये वोट की राजनीति थी और वोट की राजनीति के लिए उन्होंने उसको किया था। आप भी तो वोट की राजनीति लिए करते हैं। आपने कहा कि मदरसों को स्कूल का दर्जा नहीं दिया जाएगा। ये एक और झूठ। हमने ये कहा, हमने पॉजिटिव बात कही थी। हमने ये कहा था कि मदरसों में अंग्रेजी की शिक्षा होनी चाहिए, लैंग्वेज की शिक्षा होनी चाहिए, गणित की शिक्षा होनी चाहिए, विज्ञान की शिक्षा होनी चाहिए, और इसलिए जिन मदरसों में इस प्रकार के शिक्षक उनको अपॉइंट करने हैं, उनको सरकार की ओर से हम पूरा उन शिक्षकों का पेमेंट करेंगे और उसको नॉर्मल स्कूल का दर्जा देंगे। ये हमने कहा था। हमने कहीं पर भी मदरसों को डी रिकॉग्नाइज करेंगे, मदरसों को स्कूल का दर्जा नहीं देंगे, ऐसी कोई बात नहीं की। और एक प्रकार से इतनी तोड़ मरोड़ कर इस बात को सामने लाया गया। हमने पॉजिटिव बात कही थी और उसका स्वागत भी कई लोगों ने किया, मुस्लिम समाज के भी कई लोगों ने किया। और देखिए, हमारा ये सीधा मानना है कि मदरसों में जो एजुकेशन चल रहा है उसमें अगर गणित का, साइंस का या लैंग्वेजेस का एजुकेशन हम जोड़ दे तो इतने सारे जो मदरसे हैं जिसमें लोग शिक्षा ले रहे हैं, वो भी एक शिक्षा का बड़ा केंद्र बन सकते हैं। मैं आपको बताता हूं, कांग्रेस के जो एमएलए हैं अमीन पटेल, उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि ये सरकार का जो निर्णय है ये मदरसों पर नियंत्रण और मौलवी, काजी, मुफ्ती, हाफिजों के असर को समाज में कम करने की एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग है। कांग्रेस के है ना। हाँ। और दूसरा क्या कह सकते हैं? तो ये तो कह नहीं सकते ना कि बहुत अच्छा निर्णय है साहब, आप हमारे यहाँ पर शिक्षक दे रहे हैं, उनका पगार आप दे रहे हैं। हमने थोड़ी कहा कि मदरसों के ऊपर हमको कंट्रोल करना है। आप ही कंट्रोल कीजिए साहब, आप ही अपॉइंट कीजिए, हम तो पगार देने के लिए तैयार है, वेजेस हम देने के लिए तैयार है। इससे बढ़िया क्या कहे? पर अमीन पटेल जी को कैसे ठीक दिखेगा कांग्रेस के? देखिए, एक तरफ तो आप बात करते हैं सबका साथ सबका विकास, ये प्रधानमंत्री का नारा है। दूसरी तरफ कैसे मुस्लिम समाज में, महाराष्ट्र में ये इंप्रेशन क्रिएट हो रहा है कि ये जो सारे काम किए जा रहे हैं ये उनको परेशान करने के लिए, उनमें खौफ पैदा करने के लिए। देखिए, मुस्लिम समाज में ऐसा कोई इंप्रेशन नहीं है। जिन राजनेताओं के ध्यान में आ रहा है कि उनकी दुकानदारियां समाप्त हो रही है, वो इस प्रकार की भ्रांतियां फैलाने की कोशिश करते हैं। हमारी सरकार ने, देखिए, जो मौलाना आज़ाद आर्थिक विकास महामंडल मुस्लिम समाज के लिए तैयार हुआ था, पिछली सरकार ने हमेशा ये कहा कि इसको हम पैसा देंगे, कभी 10-20 करोड़ रुपए से ज़्यादा पैसा नहीं दिया। हमने पहले ही साल 150 करोड़ रुपया उसके लिए दिया। हमने मुस्लिम समाज के लिए स्किल एजुकेशन शुरू किया और केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने मिलकर अभी कार्यक्रम हुआ साहब, 1000 बच्चियां मुस्लिम समाज की, जिनको स्किलिंग मिला और जिनको हुनर के साथ साथ आज वो एस्टेब्लिश हुई। और वहाँ पर अगर उन्होंने जो भाषण किया बच्चियों ने, वो अगर कोई सुन ले तो ये जो सारे राजनेता है ना, इनकी सोच पर उसका सही असर पड़ेगा। मुझे लगता है मुस्लिम समाज को राजनीति नहीं चाहिए, उनको विकास चाहिए, और हम विकास की राह पर ले जाएंगे। लेकिन आपको नहीं लगता कि
मुस्लिम समाज के वेलफेयर की, विकास की बात करेंगे आप इतना खुल के, तो शिवसेना नाराज हो जाएगी? नहीं, मुझे नहीं लगता। देखिए, मूल रूप से मैं ऐसा मानता हूं कि इस भारत देश में अगर हम भारत को विकसित करना चाहते हैं तो सारे धर्म के लोगों को साथ में लेकर, सारे समाज के लोगों को साथ में लेकर ही हम विकास पा सकते हैं। हमारा विरोध किस चीज को है? अपीजमेंट को विरोध है। हमारा कहना है कि सारे धर्मों को साथ में, हमारा संविधान क्या कहता है? सर्वधर्म समभाव, सबके लिए समभाव रखिए। आप केवल वोट के लिए अपीजमेंट की राजनीति करेंगे तो अपीजमेंट की राजनीति ने हमको यह दिखा दिया कि अपीजमेंट के कारण इस देश के टुकड़े हुए। और इसलिए हमारा जो मुस्लिम समाज है या जो अल्पसंख्यक समाज है, इसकी अड़चनों को, दुविधाओं को हम समझे, उसके लिए हम प्रोविजन करें, शिक्षा की व्यवस्था करें, रोजगार की व्यवस्था करें, हुनर की व्यवस्था करें। यह अपीजमेंट नहीं है, लेकिन हम केवल भाषणबाजी करें और समाजों के बीच दरिया पैदा करें और यह हमेशा चाहे कि मुस्लिम समाज अगर घबराया हुआ रहेगा तो वो एक विशिष्ट पार्टी को वोट देगा और उसके भरोसे अपनी राजनीति चलेगी, तो भारतीय जनता पार्टी इसमें बिलीव नहीं करती। और मैं ऐसा मानता हूं कि शिवसेना भी इसमें बिलीव नहीं करती। तो देवेंद्र फडणवीस के राज में महाराष्ट्र में जो मुस्लिम रहते हैं, माइनॉरिटीज रहती हैं, उनको किसी तरह के खौफ की, डरने की जरूरत नहीं है? बिल्कुल नहीं है साहब, 100% नहीं है। देखिए, अभी ईद का पर्व हुआ और ईद के पर्व के ऊपर एक ही दिन ईद और गणेश विसर्जन, ये एक ही समय आया, लेकिन महाराष्ट्र में दोनों समाजों ने बहुत अच्छे तरीके से इसको संपन्न किया। कोई गलत घटनाएं नहीं हुई। मुझे ये लगता है कि लोगों को अमन चाहिए, चैन चाहिए, शांति चाहिए और विकास चाहिए। आपने जब बात शुरू की थी फडणवीस जी, तो आपने कहा था कि आपने जब 18 साल के थे तो आपने कश्मीर में जाके झंडा फहराया और 21 साल। तो आज मैं देखता हूं कि कश्मीर में लगभग 1 साल हो गए मोदी जी की सरकार हुए, हर शुक्रवार को, हर जुम्मे को वहां पाकिस्तानी झंडे फहराए जाते हैं। तो आपको नहीं लगता कि आज बीजेपी जो है छद्म राष्ट्रवाद करते हुए वहाँ बड़े आराम से सरकार बना के बैठी है? मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। देखिए, कश्मीर में पाकिस्तान का झंडा फहराने की किसी को इजाज़त नहीं है। कोई ऐसा प्रयास भी करता है तो उसके ऊपर कार्रवाई होती है। और आप भी ये जानते हो कि किस प्रकार से सीमा पार आतंकवादी हमारे यहाँ पर आकर इस प्रकार की कार्रवाइयाँ करने का प्रयास करते हैं। लेकिन ऐसे सारे प्रयासों को आज सरकार मुंहतोड़ जवाब देती है। देखिए, ये चीज़ पब्लिकली कहनी नहीं चाहिए, चूंकि आपने सवाल खड़ा किया इसलिए मैं कहता हूं, 60 साल के हमारे इतिहास में पहली बार पाकिस्तान यूएन में जाकर रोया कि भारत क्रॉस बॉर्डर फायरिंग करता है। आज तक हम यूएन में जाकर रोते थे कि पाकिस्तान क्रॉस बॉर्डर फायरिंग करता है। और इसलिए दूसरी चीज यह है कि छद्म राष्ट्रवाद की बात तो हमारे से कोई कर ही नहीं सकता। कश्मीर में पहला झंडा भारत का तिरंगा फहरा, वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के कारण फहरा। और उन्होंने ये नारा दिया था कि एक देश में 2 प्रधान, 2 विधान और 2 निशान नहीं चलेंगे। उनकी मौत वहां पर हुई, लेकिन उस मौत से जो बवंडर खड़ा हुआ, उसके बाद कश्मीर में पहली बार तिरंगा झंडा फहरा। उसके बाद तिरंगा कश्मीर में फहरा लाल चौक पर, जिस समय मुरली मनोहर जोशी जी के नेतृत्व में वहां पर हमने तय किया कि कश्मीर अगर हमारा अंग है तो भारत के प्रधानमंत्री भी वहां जाकर अपना तिरंगा नहीं फहरा सकते। और इसलिए हमने कहा हम फहराएंगे और हमने जाकर वहां तिरंगा फहराया। तो मैं ये मानता हूं कि निश्चित रूप से आज मोदी जी की सरकार में जिस प्रकार से मुंह तोड़ जवाब हम दे रहे हैं, म्यांमार में जाके कार्रवाई हुई, क्यों हिम्मत नहीं थी पिछली सरकार की जाके कार्रवाई करने की? हमारे जवानों को आकर वो मार जाए और हम केवल देखते रहे, अब ये नहीं चलेगा। हम मानते हैं कि अगर इंडिया एक कल्चरल डाइवर्स, मतलब डाइवर्स कंट्री है, तो हम एक दूसरे कम्युनिटी की फीलिंग्स को क्यों नहीं रेस्पेक्ट कर रहे हैं? हम उसी एक क्लियर इंडिकेशन आ रही है आपकी गवर्नमेंट से कि हम एक मुस्लिम कम्युनिटी के अगेंस्ट ही स्टैंड कर रहे हैं, क्योंकि सारी लॉज एंड मेजर्स उसी के अगेंस्ट आ रही है, नाइदर लाइक हिंदूज की तरफ। देखिए, भारत एक ऐसा देश है कि इस देश में रहने वाले
जो 18-19 करोड़ मुस्लिम समाज के हमारे भाई बहन हैं, उनको पूरे अधिकार है। पाकिस्तान में हिंदुओं का अधिकार नहीं है। और इसीलिए भारत आज एक लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में दुनिया में अपनी साख जमा रहा है। इस डाइवर्सिटी पे हमको नाज है और ये डाइवर्सिटी कभी समाप्त नहीं होगी। देवेंद्र जी, कैसे अधिकार हैं? आप अधिकार की बात कर रहे हैं। दादरी में एक छोटे से गांव में एक व्यक्ति को अखलाक को सिर्फ इसलिए जान से मार दिया गया, उस पर शक था कि उसने बीफ खाया है, उसने गाय का मांस खाया है। ये क्या अधिकार है? नहीं, देखिए, ये बिल्कुल गलत बात हुई है। और मैं तो ये कहता हूं कि अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार का कार्य करता है तो मैं तो उसको हिंदू ही नहीं मानता। क्योंकि हिंदू धर्म क्या है? देखिए, हिंदू एक केवल धर्म नहीं है, एक विचार परंपरा है, ये एक संस्कृति है, एक जीवन पद्धति है। और इस जीवन पद्धति ने हमको क्या सिखाया है? सहिष्णुता सिखाई है। और इसलिए इस प्रकार की घटना ये बिल्कुल गलत है, इसकी हम भर्त्सना करते हैं। और मैं ये मानता हूं कि ये कहीं पर भी नहीं होनी चाहिए। इसका किसी भी धर्म में समर्थन नहीं हो सकता। इल्जाम मेरे पास अभी और हैं। हम एक ब्रेक रुकेंगे और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में देवेंद्र फडणवीस पर इल्जाम और सवालात का एक और। लेकिन वाकई में ऐसा भयानक मर्डर जो लोगों की भावनाओं को झकझोर दे। माँ ने पहले अपनी बेटी को मर्डर किया, उसको गाड़ी में बिठाया, मेकअप करके पूरे रास्ते ले गई पुलिस से बचते हुए। तो ये बहुत ही विभत्स। बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि मानवता को एक प्रकार से कालिक पोतने का काम इस केस में हुआ है। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हम मुकदमा चला रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से। आपकी अदालत में अगला हिस्सा। आपकी अदालत में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर आरोप है कि ये लोगों की आजादी पर रोक लगाना चाहते हैं। देवेंद्र जी, जिस दिन आप मुख्यमंत्री बने थे, मैंने आपका इंटरव्यू अखबार में पढ़ा, आपने कहा कि आई डोंट बिलीव इन बीइंग ए मॉरल पुलिस। मैं कोई नैतिकता के बंधन समाज पर नहीं लगाना चाहता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि रात को बार खोल दो, बार गर्ल्स को डांस करने दो। आप कह रहे हैं ये नहीं हो सकता। देखिए, 2004 में हमारी विधानसभा ने एक मत से फैसला किया था कि डांस बार बंद किए जाए। उसका कारण यह था कि उस समय जो सारी परिस्थितियां थी, उन परिस्थितियों में लगातार क्राइम बढ़ रहा था, उसका दुरुपयोग हो रहा था। वहाँ पर नशीली दवाओं के अड्डे बन गए थे, वहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर क्रिमिनल्स जाते थे और विशेषतः युवा पीढ़ी के साथ वहाँ पर अलग अलग प्रकार की चीज़ें होती थी। और इसके ऊपर काफ़ी विचार होने के बाद हमारी विधानसभा ने एक मत से ये प्रस्ताव पास किया कि इसको बंद करना चाहिए। उसके बाद वो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक चला। सुप्रीम कोर्ट ने उसमें कहा कि आपका कानून तो ठीक है, लेकिन इसमें आपने डिस्क्रिमिनेशन किया है। ये डिस्क्रिमिनेशन किया है कि आप स्टार होटलों में तो डांस को अलाउ कर रहे हैं और नीचे के होटलों में आप डांस बार को अलाउ नहीं कर रहे। परफॉर्मेंस तो अभी भी किया जा सकता है, परफॉर्मेंस के लिए प्रॉब्लम नहीं है, पर डांस बार अलाउड नहीं है। उसके बाद वापस हमारी विधानसभा में यह सारा विषय आया और विधानसभा ने एक मत से यूनानिमसली ये निर्णय किया कि हम अक्रॉस द बोर्ड इसको बैन करेंगे। और उसको भी हमारी विधानसभा ने एक मत से पास किया। और जब दूसरी बार पास हुआ, उस समय सारे पार्टियों ने यह तय किया कि इसके ऊपर हम चर्चा भी नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा एक मत है। एक एक व्यक्ति ने खड़े होकर उसका समर्थन किया और उसको हमने मंजूर किया। और अभी वो सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट ने कोई अंतिम आदेश दिया नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने एक इंटरिम स्टे दिया है और उस इंटरिम स्टे को देते हुए भी उन्होंने कहा है कि हम इसको रेगुलेट कर सकते हैं। हमारा मानना यह है, राज्य सरकार का मानना यह है, जो कानून हमने तैयार किया है वो कानून सही है, वो यूनानिमसली किया है, सारे लोगों ने विचार पूर्वक किया है और इसलिए हमारी सरकार उस कानून का सुप्रीम कोर्ट में समर्थन करेगी। एक तरफ आप कहते हैं कि मुंबई को शंघाई की तरह होना चाहिए, मुंबई को सिंगापुर की तरह होना चाहिए, लेकिन नाइट लाइफ पर रोक लगाएंगे, ये कैसी मानसिकता है? देखिए, नाइट लाइफ और जिस प्रकार के डांस बार मुंबई में चलते हैं,
इसमें बहुत अंतर है। और मैंने दुर्दैव से ये बात कहनी नहीं चाहिए, पर जैसे वहाँ अच्छी लड़कियाँ भी, उनका भी जो इंटरव्यू हमने देखा तो वो भी दुर्दैव से वेश्यावृत्ति की ओर जाती हुई दिखाई पड़ी। और इतने घर इसमें उद्ध्वस्त हुए, एक समय ऐसा आया था कि पीढ़ियां उद्ध्वस्त हो रही थी, और इसलिए विचारपूर्वक ये विधानसभा ने निर्णय किया। देखिए, आखिर कई बार लोग ये कहते हैं, और कई देशों ने किया हुआ है, कि लोग ये कहते हैं कि प्रोस्टिट्यूशन को आप लीगलाइज कर दीजिए, क्योंकि अदरवाइज इलीगल प्रोस्टिट्यूशन चलता है और उससे कई समस्याएं पैदा होती है। पर ये बहुत नैतिकता का प्रश्न है, और इसमें सोसाइटी क्या चाहती है, सोसाइटी क्या मानती है, और सोसाइटी की तैयारी क्या है। भारत में हमारा मानना यह है कि हम प्रोस्टिट्यूशन को लीगल नहीं कर सकते, नहीं करना चाहिए, हमारा मानना है। किसी और देश की सोच यह है कि नहीं, प्रोस्टिट्यूशन को लीगल करना चाहिए। अब उन्होंने लीगल किया इसलिए हम लोग उसको लीगल करें, मैं ये नहीं मानता। हमारी मानसिकता वैसी नहीं है, हम उसको नहीं एक्सेप्ट कर सकते, हमारा समाज उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता। और इसलिए दूसरे देश की देखा देखी हम लोग ये काम नहीं कर सकते। जिन्होंने मुंबई के डांस बार को और उससे होने वाले जिस प्रकार से परिवार समाप्त हुए, इसको पास से उस विभीषिका को जिन्होंने देखा है, वो सारे लोग इसका समर्थन करते हैं। और इसलिए महाराष्ट्र में आप देखिए, इसके खिलाफ कौन गया? सिर्फ डांस बार के मालिक गए, बाकी कोई इसके खिलाफ नहीं गया। हमारी मानसिकता यह है कि जो कानून महाराष्ट्र की असेंबली ने, सारे पार्टियों ने मिलाकर एक मत से पास किया है, और जिसको महाराष्ट्र की सारी जनता ने समर्थन दिया है, उस कानून का हम समर्थन करेंगे। चलिए, मैं आपकी बात मान लेता हूं कि डांस बाज को रोकना ये कोई मॉरल पुलिसिंग नहीं है, लेकिन आपकी सरकार नोटिफिकेशन जारी करती है कि सरकार की आलोचना अगर कोई करेगा तो उसे राजद्रोह में गिरफ्तार कर लिया जाएगा। देखिए, एक आपको पता है कि मुकदमा हाईकोर्ट में चला असीम त्रिवेदी जी का, जिस समय पिछली सरकार ने उनको अरेस्ट किया था, और ये जो सरकार थी उस सरकार ने उसमें कुछ पैरवी की, और उसमें राजद्रोह क्या होता है और क्या नहीं होता है, इसके बारे में एडवोकेट जनरल ने सारी चीज़ें उसके सामने रखी। चीफ जस्टिस के सामने वो केस लगी। चीफ जस्टिस ने उसका एक पूरा ऑर्डर दिया, जिस ऑर्डर में पॉइंट टू पॉइंट किस चीज़ में होता है, किस चीज़ में नहीं होता, किस चीज़ में होता है, किस चीज़ में नहीं होता, ऐसा कंप्लीट उन्होंने एक ऑर्डर दिया। उस ऑर्डर को हमारी सरकार ने मराठी में ट्रांसलेट किया, एक भी शब्द हमारा नहीं है। ऑर्डर जैसा के वैसा मराठी में ट्रांसलेट किया, सारे पुलिस स्टेशंस को भेजा। वो भी सरकार के पास नहीं आता, ये जीआर नहीं है, ये ऑफिस ऑर्डर है। उस ऑफिस ऑर्डर में न किसी मंत्री की सही है, न मुख्यमंत्री की साइन है, न वो कैबिनेट के सामने आया है। ये रूटीन होता है कि इस प्रकार से जब जजमेंट आता है तो उस जजमेंट का मराठी में ट्रांसलेशन करके उस जजमेंट को पुलिस स्टेशन को भेजा गया कि इस प्रकार से हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया है, और जब भी इस प्रकार का कोई केस आता है तो इस जजमेंट के मद्देनजर आपको कार्रवाई करनी है। और उस ऑफिस लेटर में एक चीज और कही है कि राजद्रोह की हर केस अलग होती है, और इसलिए कोई भी केस लगाते समय आपको लीगल ओपिनियन अलग से लेना ही होगा। देखिए, उसका मतलब ये हुआ कि मीडिया में कोई आपके खिलाफ कुछ लिखे तो राजद्रोह का मुकदमा करके पुलिस उसे जेल में भेज नहीं होता है। वही मैं कहना चाहता हूं कि हाई कोर्ट के आदेश में ऐसा कहीं कहा ही नहीं है। हाई कोर्ट का आदेश जब इन टोटलिटी हम पढ़ेंगे तो हमको ध्यान में आएगा। हमने क्या किया, उसमें से कुछ वाक्य निकाल दिए। हाँ, ये बात सही है, अरे मैं मान्य भी करता हूं, और हमने हाई कोर्ट को भी बताया कि जो ट्रांसलेशन हुआ है उसमें कुछ अंग्रेजी शब्दों का जो मराठी शब्द उसमें इस्तेमाल हुए, उन मराठी शब्दों का अर्थ ये अलग अलग निकाला जा सकता है। और इसलिए हमने हाई कोर्ट को कहा कि अगर आपको यह लगता है तो हम इन मराठी शब्दों को रिप्लेस करके जो प्रचलित शब्द आप कहेंगे उन प्रचलित शब्दों को हम करेंगे। लेकिन हमने यह हाईकोर्ट के ध्यान में लाकर दिया कि हमने इसमें अपनी ओर से कुछ नहीं जोड़ा, जो हाईकोर्ट का ऑर्डर है उसको हमने ट्रांसलेट करके भेजा है। और इन टोटलिटी अगर आप ऑर्डर पढ़ोगे आप तो कहीं पर भी देखिए, मैं तो ये कहता हूं कि हमारे खिलाफ लोकतंत्र ने बोलने का पूरा अधिकार दिया है, उसका हम पूरा सम्मान करते हैं, और किसको बोलना है और अगर सही चीज वो बोलता है तो उसने बोलना चाहिए।
क्या आप पर कोई आरोप लगाए, इल्जाम लगाए तो उसको राजद्रोह में जेल में तो नहीं जाना पड़ेगा? देखिए साहब, रोज इतना क्रिटिसिज्म होता है, क्या किया हमने, क्या कहा हमने, किसके ऊपर राजद्रोह का आरोप लगाया? मीडिया तो रोज क्रिटिसाइज करती है, किसी के ऊपर भी कोई कार्रवाई हुई नहीं है, होने वाली नहीं है। महाराष्ट्र में भारत के संविधान ने दिए हुए सारे अधिकार सबको प्राप्त है। उन अधिकारों का पालन करना ये मेरा कर्तव्य है, मैंने वही कसम खाई है और संविधान के अनुरूप काम करूंगा। जिस दिन संविधान के खिलाफ काम करूंगा अपने घर जाऊंगा। लेकिन आप मनमानी करते हैं, ऐसी कंट्रोवर्सीज रोज उठती हैं। इंद्राणी मुखर्जी के केस में जिन्होंने अपनी बेटी का मर्डर किया, ऐसा जिसके पूरे देश में चर्चा रही, उसको जो पुलिस कमिश्नर इन्वेस्टिगेट कर रहे थे उनको समय से पहले ट्रांसफर कर दिया। अभी सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोई भी इन्वेस्टिगेशन कभी पुलिस कमिश्नर नहीं करता। वो तो कर रहे थे, लेकिन रोज इंटेरोगेट कर रहे थे जाके। पुलिस कमिश्नर का काम सुपरविजन होता है, इंट्रोगेशन ये आयोग करता है। और वो इसलिए करता है कि कोर्ट के सामने जब प्रोसिक्यूशन जाता है तो आयोग को जाकर बयान देना पड़ता है, और आयोग की साइन से जो पुलिस डायरी जाती है उस पुलिस डायरी को वहाँ माना जाता है। और इसलिए पहले तो ये भ्रांति आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि मुंबई के पुलिस कमिश्नर उसका इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। इन्वेस्टिगेशन आयोग कर रहे थे, पुलिस कमिश्नर उसको देख रहे थे। ये जो ट्रांसफर हुई 30 तारीख को मूल रूप से उनका प्रमोशन होकर उनकी ट्रांसफर होने वाली थी। हमारी सरकार ने यह निर्णय लिया कि गणेश जी आएंगे, उसके बाद ईद आएगी, लगातार हमारे यहाँ पर अलग अलग प्रकार के, और कुंभ मेला चल रहा है, ऐसे सारे बड़े पैमाने पर त्योहार चल रहे हैं जिसमें बहुत बड़े पैमाने पर पुलिस का काम है। और ऐसे समय एक नए पुलिस कमिश्नर को हम बीच में ही बदल दे और दूसरे कमिश्नर को लाए तो उसका थोड़ा सा लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन समझना, उसके ऊपर कार्रवाई करना, उसके ये पुलिस कमिश्नर का काम है, इन्वेस्टिगेशन नहीं है। पुलिस कमिश्नर का काम यह है कि वो स्ट्रैटेजी करे। और इसलिए हमने निर्णय लिया कि प्रमोशन हम पहले करेंगे। हमने उनका ट्रांसफर नहीं किया, उनका प्रमोशन किया, और नया पुलिस कमिश्नर हम पहले लाएंगे 20 दिन पहले, ताकि गणेश जी, ईद और कुंभ, ये जो सिचुएशन है इसको समझकर वो अपनी स्ट्रैटेजी वहां पर तैयार करे। अब ये क्या महाराष्ट्र में पहली बार हुआ? हमेशा ये होता है कि जो प्रमोशंस है महाराष्ट्र में वो कभी 10 दिन पहले होते हैं, कभी 20 दिन पहले होते हैं। देखिए, इंप्रेशन किस लिए क्रिएट हुआ? पहली बात तो पुलिस कमिश्नर हर रोज पुलिस थाने में जाके इंटरोगेशन कर रहे थे और ये अखबारों को ब्रीफ भी किया जाता था। दूसरा, ये केस ऐसा था जिसको लेकर के पूरे महाराष्ट्र का नहीं, पूरे देश में लोगों का एक इमोशन इन्वॉल्व था। तो अगर पुलिस कमिश्नर और 20 दिन रह जाते तो क्या घिस जाता? उसका इन्वेस्टिगेशन तो कंप्लीट हो गया था, बचा क्या था इन्वेस्टिगेशन में? बताइए। इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गया था, गुनाह साबित हो गया था, सारे एविडेंसेस मिल गए थे, केवल केस डायरी तैयार हो रही थी। मुंबई में साहब रोज एक हाई प्रोफाइल केस होता है या कोई ना कोई हाई प्रोफाइल चीजें होती है। मुंबई बहुत बड़ा शहर है तो उसमें कई अलग अलग प्रकार की चीजें होती रहती है। अब ऐसे समय कोई ना कोई इन्वेस्टिगेशन तो चलता ही रहेगा। इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, हाँ, अगर इन्वेस्टिगेटिंग आयोग को हम बदलते तो ये अपराध होता। तो फिर ये क्यों कहा कि वो होमगार्ड के इंचार्ज बन जाएंगे राकेश मारिया, उसके बाद भी इस केस के इन्वेस्टिगेशन को देखते रहेंगे? नहीं, इसीलिए कि जो परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा था, ये परसेप्शन ये क्रिएट किया जा रहा था कि किसी को बचाना है, इसलिए राकेश मारिया जी को हटाया गया। तो इसलिए हमने निर्णय लिया कि ठीक है, अगर ऐसा आपको लगता है तो राकेश मारिया जी, एक ही केस है, इस केस को देख सकते हैं, वो उसको देखेंगे राकेश मारिया जी, ये हमने निर्णय किया। लेकिन उसके बाद पुलिस की ओर से हमारे सामने एसीएस ने एक प्रस्ताव ये रखा कि इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गया है, अब इसका जो इन्वेस्टिगेशन बचा है वो स्टेट पुलिस के डोमेन के बाहर का है, वो यानी मनी लॉन्ड्रिंग इसमें हुआ है क्या, इसको चेक करना है, ये सेंट्रल एजेंसीज कर सकती है। और इसलिए हमने निर्णय लिया कि इसको सीबीआई को दे दिया जाए। हमने इसको सीबीआई को दे दिया। आपने पीछे छुड़ा लिया उस केस से कि हमसे नहीं, पीछे छुड़ाने का कारण नहीं है। देखिए, मूल रूप से आप इस बात को ध्यान में रखिए कि 3 साल पहले ये केस हुई थी, 2012 की केस है, और इस केस को हमारी पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया
उसके सारे एविडेंसेस हमने बाहर निकाले और आज उसको हम लॉजिकल एंड पर ले जा रहे हैं। हाँ, लेकिन वाकई में ऐसा भयानक मर्डर जो लोगों की भावनाओं को झकझोर दे। माँ ने पहले अपनी बेटी को मर्डर किया, फिर उसकी लाश को गाड़ी में बिठाया, मेकअप करके पूरे रास्ते ले गई पुलिस से बचते हुए। तो ये बहुत ही विभत्स केस है। बिल्कुल, बहुत गंभीर, मतलब जिस प्रकार से वो सारी चीज़ें हमने पढ़ी या देखी, मुझे ऐसा लगता है कि मानवता को एक प्रकार से कालिक पोतने का काम इस केस में होता है। एक और ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में देवेंद्र फडणवीस पर इल्जामात और सवालात का। महाराष्ट्र की साइंस सुसाइड में नंबर 1 और वहां के नेताओं का, ये ईडीआर की रिपोर्ट है, वहां के लीडर्स में 88% करोड़पति हैं। स्कूल, कॉलेज, शुगर मिल्स इनके मालिक हैं। जो किसान के लिए 70,000 करोड़ आपने कहा सिंचाई के लिए खर्च किया और गया नहीं, 13,000 करोड़ रुपए विकास के लिए खर्च किया गया नहीं, ये जिसकी जेब में गया उसको भी कभी पकड़ेंगे आप? देखिए, हमने तो ये तय किया है, हम पाई पाई का हिसाब लेंगे। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज मुकदमा चला रहे हैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर। आपकी अदालत में अगला आपकी अदालत में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर इल्जाम है कि इनके राज में किसान परेशान हैं। देवेंद्र जी, शरद पवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास जाकर शिकायत की है कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सूखे से पीड़ित परेशान किसानों की मदद के लिए कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया। देखिए, मैं अगर ऐसा कहूं कि उनकी दी हुई विरासत आज हम उसके कारण हमारे किसानों को आज तकलीफ हो रही है, तो गलत नहीं होगा। मैं इसका कारण बताता हूं। महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जिसकी विडंबना देखिए, देश के 40% बड़ी सिंचाई परियोजनाएं, बड़े डैम्स, ये महाराष्ट्र में, देश के 40%, और महाराष्ट्र के 82% किसान ड्राई लैंड फार्मिंग करते हैं। केवल 18% किसानों को सिंचाई मिली है। देश का अगर औसत देखें तो 44% है। पंजाब या कई स्टेट हम देखें तो 90% तक है, और महाराष्ट्र में 18% है। 70,000 करोड़ रुपया महाराष्ट्र में खर्चा किया, लेकिन किसानों की खेती को पानी नहीं पहुंचा। और इसलिए आज हमारे किसानों को निसर्ग के ऊपर रहना पड़ता है। और आज परिस्थिति ऐसी है, इस साल देखिए जून में बारिश आई, लोगों ने बुआई की, 40 दिन तक बारिश गायब हो गई। क्लाइमेट चेंज का असर आज हमको दिखाई पड़ता है, इसका विचार ही नहीं किया। और इसलिए हमारी सरकार ने यह तय किया, महाराष्ट्र के 40,000 गांवों में से 20,000 गांव ऐसे हैं जो लगातार सूखे की चपेट में आते हैं। और इसलिए हमने सूखा मुक्त महाराष्ट्र इस प्रकार का निर्णय किया और एक योजना हमने तैयार की। बड़ी बड़ी योजनाएं तो होती रहेंगी, लेकिन वाटर कंजर्वेशन के माध्यम से डिस्ट्रीब्यूटेड वाटर स्ट्रक्चर्स हम तैयार करेंगे। 6,200 गांव में पहला काम हमने शुरू किया। आपको आश्चर्य होगा, हमने 8 महीने में 1 लाख से ज्यादा स्ट्रक्चर्स ये 6,200 गांव में तैयार किए। इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम यह हुआ कि आज जो अंत में थोड़ी सी भी बारिश आ गई, उस बारिश के कारण वहां पर 24 टीएमसी पानी जमा हुआ। और 24 टीएमसी पानी का मतलब यह है 6 लाख हेक्टेयर जमीन को सिंचाई दे पाए, इतना पानी जमा हुआ। अब एक केवल कंपैरिजन आपको देता हूं कि 6 लाख हेक्टेयर को सिंचाई देने के लिए अगर पिछली सरकार का हम विचार करें और उनकी कार्यपद्धति का विचार करें, तो 24 टीएमसी पानी तैयार करने के लिए उनको 6 से 7 साल लगते। एस्टिमेटेड कॉस्ट होती 7 से 8,000 करोड़ रुपया, एक्चुअल कॉस्ट होती 14 से 15,000 करोड़ रुपया। हमने यही काम 8 महीने में किया, टोटल कॉस्ट केवल 1,400 करोड़ रुपया। अगेंस्ट 14,000 करोड़ रुपया 1,400 करोड़ रुपए में हमने करके दिखाया, और 300 करोड़ रुपया लोगों ने हमको दिया। जन भागीदारी, छोटे छोटे किसान ने वहां पर मेहनत की, काम किया, उनका पैसा मिला। और केवल मैं नहीं कह रहा हूं, राजेंद्र सिंह जी, जिनको हम वाटरमैन ऑफ इंडिया कहते हैं, 3 महीने वो महाराष्ट्र में रहे, 18 जिलों में महाराष्ट्र के वो गए। अन्ना हजारे जी है, पोपटराव पवार है, जिन्होंने पथदर्शी काम किया था, इन्होंने हमको मदद की। और आज स्टॉकहोम की वाटर कॉन्फ्रेंस में माननीय राजेंद्र सिंह जी ने यह कहा
कि महाराष्ट्र ने ये जो जलयुक्त शिवार का प्रयोग किया, ये भारत देश के लिए पथदर्शी प्रयोग है। और आज हमारा ये जो प्रयोग है, ये राजस्थान रेप्लिकेट कर रहा है, तेलंगाना रेप्लिकेट कर रहा है, अलग अलग जगह पर ये प्रयोग हो रहे हैं। अच्छी अच्छी बातें सब बता दी, अब मैं आपको कुछ बुरी बातें बताऊं? नहीं, बुरी बातें भी मैं बता रहा हूं। मैं बताता हूं आपको। ये 14 मार्च 2015 के अखबार में छपा। महाराष्ट्र में 58 दिन में 135 किसानों ने खुदकुशी की। 8 सितंबर पिछले महीने महाराष्ट्र में अकेले बीड में सूखे ने 177 किसानों की जान ली। भारत में सबसे ज्यादा किसानों के सुसाइड महाराष्ट्र में होते हैं, जिसके आप मुख्यमंत्री हैं। बिल्कुल सही बात आपने कही है। और एक भी किसान जब मरता है तो हमको नींद नहीं आती। लेकिन साहब, ये दी हुई विरासत है। 2000 साल से महाराष्ट्र में किसानों की आत्महत्या शुरू हुई। और ये क्यों शुरू हुई? आप देखिए, हमारा नियोजन किस प्रकार से था। हमने किसानों के खेत को पानी नहीं दिया। हमने किसानों के लिए, आज भी महाराष्ट्र में 55% किसान ऐसे हैं कि जिनको खेती के लिए कर्जा लेने के लिए फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस नहीं है। केवल 45% किसानों को फॉर्मल इंस्टीट्यूशन से कर्जा मिलता है। पानी नहीं देंगे, बिजली नहीं देंगे, कर्जा नहीं देंगे, तो किसानों की हालत यही होगी। हमारी सरकार ने आने के बाद एक साल में, देखिए 5-5 साल से जो किसान इलेक्ट्रिक कनेक्शन मांग रहे थे, कुआं है, कुएं को पानी है, लेकिन 5-5 साल इलेक्ट्रिक कनेक्शन नहीं मिल रहा था। हम लोगों ने एक साल में 60,000 किसानों को इलेक्ट्रिक कनेक्शन दिया। अगले जून तक 2 लाख किसानों को इलेक्ट्रिक कनेक्शन देंगे। पानी, इलेक्ट्रिसिटी, ये अगर हम किसानों को देंगे तो ही किसान प्रोडक्टिविटी करेगा। तो इसलिए नियोजन की दिशा ऐसी हुई। आपको आश्चर्य होगा, पुरानी सरकार ने रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन पे करीब 13,000 करोड़ रुपया 15 साल में खर्चा किया। लेकिन कृषि विकास पर खर्चा कितना हुआ? कभी 1000 करोड़ हुआ, कभी 700 करोड़ हुआ, कभी 800 करोड़ रुपया हुआ। तो अगर हम कृषि में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, और इसलिए हमने पैराडाइम शिफ्ट किया, हमने कृषि में इन्वेस्टमेंट शुरू किया। और मेरा विश्वास है ये सारा जो ये विभीषिका जो 15 साल से चल रही है, और 15 साल से हमारा महाराष्ट्र किसानों की आत्महत्या के लिए इनफेमस है, हम ये चाहते हैं कि हम उसको खत्म करें। और उसके लिए सारे उपाय हमने शुरू किए हैं। मेरा मानना है आने वाला हर साल इसको धीरे धीरे नीचे लाएगा और निश्चित रूप से हम इसको समाप्त करेंगे। जब पिछली सरकारों ने जो लूट की, वहां के नेताओं ने जो किया, उसका भी कुछ करेंगे। देखिए, ये पढ़कर के आंख में आंसू आते हैं। महाराष्ट्र किसान सुसाइड में नंबर 1, और वहां के नेताओं का, ये एडीआर की रिपोर्ट है, वहां के लीडर्स में 88% करोड़पति हैं। स्कूल, कॉलेज, शुगर मिल्स इनके मालिक हैं। जो किसान के लिए 70,000 करोड़ रुपए आपने कहा सिंचाई के लिए खर्च किया और गया नहीं, 13,000 करोड़ रुपए विकास के लिए खर्च किया, गया नहीं, ये जिसकी जेब में गया उसको भी कभी पकड़ेंगे आप? देखिए, हमने तो ये तय किया है हम पाई पाई का हिसाब लेंगे, और इसलिए हमने कार्रवाइयाँ शुरू कर दी है। हमारे एंटी करप्शन ब्यूरो ने बड़े पैमाने पर एक इस प्रकार की योजना का इन्वेस्टिगेशन शुरू किया है। कुछ लोगों को अरेस्ट भी किया है, कुछ लोगों के ऊपर गुनाह भी दाखिल हुए हैं, कुछ पॉलिटिकल लोगों के ऊपर भी हुए। और मैं ये बताना चाहता हूं, जिसने सरकारी और जनता का पैसा अपनी तिजोरी में डाला है, उसको हम जेल भेजकर रहेंगे। हमने आपसे हर तरह के सवाल पूछे और बड़ी सफाई से आपने जवाब दिए। अब वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद सुनेंगे आपकी अदालत में आज की जज नीरजा चौधरी का फैसला आज के मुकदमे। आपकी अदालत में आज हमने मुकदमा चलाया महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर। हमने उनसे पूछा महाराष्ट्र में बीफ बैन के बारे में, महाराष्ट्र में मीट बैन के बारे में, महाराष्ट्र में उनकी सांस्कृतिक और मॉरल पुलिसिंग के बारे में। हमने उनसे पूछा किसानों के हाल के बारे में और महाराष्ट्र की राजनीति के बारे में। अब वक्त है आपकी अदालत में आज की जज नीरजा चौधरी का फैसले का आज के मुकदमे पर। श्री देवेंद्र फडणवीस ने बहुत खूबी से आरोपों का खंडन किया, कई चीजों पर कंफ्यूजन भी दूर किया, जैसे कि गौ हत्या पर बैन है लेकिन बफलो मीट पर नहीं, और उसका एक्सपोर्ट भी नहीं रुकेगा।
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के शब्द कि वे हमेशा राजधर्म का पालन करेंगे और उनके शब्द की दादरी एंटी हिंदू है, ये शब्द बहुत रीअश्योरिंग है। पर जहां अश्योरेंसेस नहीं थी वो ये कि शिवसेना के साथ चलता हुआ द्वंद्व बंद हो जाएगा। ये भी स्पष्ट नहीं था कि महाराष्ट्र के मुखिया मुस्लिम्स में कैसे कॉन्फिडेंस पैदा करेंगे। श्री फडणवीस ने बहुत मजबूती से अपना पक्ष रखा, उनको आरोपों से बरी किया जाता है। आपकी अदालत में आपने मुकदमा चलाया महाराष्ट्र के नौजवान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर। उम्मीद है कि वो इसी तरह से राजधर्म निभाते रहेंगे, सबका साथ सबका विकास का नारा बुलंद करते रहेंगे और महाराष्ट्र की जनता का भला करेंगे। इस उम्मीद के साथ, विश्वास के साथ आज का शो यहीं खत्म करते हैं। अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी एक नई पर्सनैलिटी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।